हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है न्यायिक शक्ति, इसमें क्या होता है कि चरित्र को बदले बिना वो सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है। यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं आर्टिकल 72 है, ये दिया गया है ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात उसे क्षमादान कर सकता है। ठीक है, क्षमादान कर सकता है। याद रखिए, चरित्र को बदले बिना मतलब क्या है कि कह सकते हैं जो उसने गुनाह किया है उसको ऐसा नहीं कि वो दूसरा कोई पाप को उसमें ले आया जाए, दूसरे क्राइम को उसमें ऐड किया जाए, जो ऐड है उसी के अकॉर्डिंग उनमें से उनको माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 72 में होता है, जो कि उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं। यहाँ पर याद रखिए आपके राष्ट्रपति हैं, जो कि आपसे पूछा गया है कौन से नंबर के हैं। तो याद रखिए ये आपके 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो आपके कह सकते हैं वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। और याद रखिए पहले आपके कौन थे, तो आप सबको पता होगा कि पहला आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट और बनता है, क्या बनता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि कह सकते हैं भारत की 12वीं और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि भारत की 12वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति महिला थी। ठीक है, इतने प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बस अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कौन से नंबर के रूप में इन्हें चुना गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। इन्हें 14वें नंबर के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, याद रखिए पद ग्रहण की तिथि से, ये पॉइंट हमेशा फोकस करिएगा कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तारीख से कितने? 5 वर्ष का होता है। परंतु इसके पूर्व भी अपने कह सकते हैं कि अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और त्यागपत्र जो देंगे वो आपको किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी स्थिति में ये हटाए जा सकते हैं जब कह सकते हैं ये संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तो इन पर महाभियोग चलाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 होता है। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी इन्हें 5 वर्ष के पहले इन्हें हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति दिया है, फिर आपके उपराष्ट्रपति, फिर आपका तीसरा दिया है राज्यसभा के सभी सदस्य। यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एक एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। सिंपल सी बात से ये पूछा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो चुनाव होता है वो आपके किसका होता है यहाँ पर? तो जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए ये जो आपके हैं कौन, तो आपके राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति, इनको चुना जाता है। इनके अनुसार देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है ए और बी, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, ये आपके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये आपके कौन है? हमेशा से प्रश्न पूछा गया है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि निर्विरोध आपके यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। अब याद रखिएगा इनके चुनाव में हुआ क्या था? हुआ ऐसा था कि 21 लोग थे। ठीक है, 21 लोगों ने नामांकन किया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें से कुछ लोगों को विधायकों का सपोर्ट नहीं मिला, कुछ लोगों ने 15,000 रुपये जो आपकी होती है जमानत राशि वो जमा नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ कि 21 जुलाई, ठीक है 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध आपकी चुनाव जीत गए हैं। और इसी घोषणा के पश्चात ही आपके कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपके कह सकते हैं लोकसभा के उस समय सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और इसके बाद 6वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण कर लिया। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? इसके लिए जेल भी गए थे। तो आयरिश शब्द आपका आता है, आप लोग जानते भी होंगे, ये आयरिश बोलते हैं आपके आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ का कह सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भाग भी लिया था विद्रोह में।
और इसके बाद कह सकते हैं इन्हें जेल भी हुए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका आंदोलन हुआ था, यहाँ पर वो आंदोलन का नाम क्या है, तो आंदोलन का नाम था सिन फेन आंदोलन। ठीक है, सिन फेन आंदोलन था जिसमें से उन्होंने भाग लिया था। इन्हीं कारण कह सकते हैं इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, और कह सकते हैं आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। और यहाँ पर कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में ये वीवी गिर हैं जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति आप बने थे। ऑप्शन आपको यहाँ पर ये हो जाएगा वीवी गिर। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। अभी हमने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति जो आपके होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आपके उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। क्वेश्चन वही आपका पूछा गया है। अब आप आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। देख लीजिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात किया है, और अगर उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाना पड़े या हटना पड़े तो इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो अधिकार है ये किसके पास है उन्हें हटाने का। ये अधिकार जो आपका है राज्यसभा के पास है, याद रखिएगा राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। जब सभी सदस्यों का बहुमत हो जाएगा तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपके किस आर्टिकल के तहत, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया भी था ये आर्टिकल आपका यहाँ पर होता है 66। ठीक है, आर्टिकल 66। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 66 के तहत आपके कह सकते हैं इनका चुनाव होता है। और जो आपको कह सकते हैं आर्टिकल 63 है ना, आर्टिकल 63 है। तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वहीं पर आपके वीवी गिर जो आपके थे अभी हमने बताया था भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वहीं पर आपके जो दिया है बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती जो आपके थे यह भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये कुल संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा 12 होते हैं। 12 सदस्य होते हैं जो कि कह सकते हैं कि ये आपके खेल के क्षेत्र या किसी भी मतलब ऐसे 6 क्षेत्रों से ये आपके लिए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति इन्होंने मनोनीत करते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो आपके होते हैं सदस्य ग्रहण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर आपके दूसरे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी वो कह सकते हैं उसका अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पदेन सभापति के रूप में होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते बल्कि संसद के अध्यक्ष के रूप में पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए आपकी 30 वर्ष। कितनी होना चाहिए, तो भाई 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर कह सकते हैं भारत का नागरिक होना ये तो आपका आवश्यक है। ठीक है ना, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है तो आपका यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन आपका हो गया है ना, लेकिन वही है कि क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर देखो दिया गया है राज्यसभा 2018 की बात कर दिया है।
जहां पर कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया था, इसी कारण ये आंसर आपका है। तो इस समय आपके जो थे वो आपके कौन, तो आपके वेंकैया नायडू, ठीक है, कौन आपके थे, तो वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में भी आपके कौन है भाई, तो आपके राज्यसभा के जो अध्यक्ष कौन आपके हैं, तो आपके वेंकैया नायडू ही हैं, क्योंकि वही आपके क्या हैं, आपके उपराष्ट्रपति हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो बताना है भाई कि प्रथम लोकसभा जो आपकी आयोजित की गई थी वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए, डेट याद रखिए 13 मई 1952, ठीक है, डेट ही पूछा जाता है, डेट ही पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका 13 मई, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है लोकसभा कब आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर देखो आयोजित मतलब होता है क्या, बैठक, ठीक है, आयोजित मतलब क्या होता है, बैठक होती है। तो इसकी जो आपकी बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी, बल्कि कह सकते हैं प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों अंतर है ना। पहली बैठक कब हुई थी, जब चुनाव हो गया तभी तो बैठक होगी ना। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को कह सकते हैं कि आपका प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। और पहली बैठक जो हुई थी वो आपकी 13 मई 1952 को हुई थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर लोकसभा दिया है और सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपकी 25 वर्ष होती है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, संसद का कार्य नहीं है, ये आपको देखना है। पहला दिया है कि संसद विधायी अर्थात कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और आपके बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा आपसे संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया है कि संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार भी किसके पास है, तो आपके संसद के पास है, ये भी आपका सही है। चौथा पॉइंट दिया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, गलत हो गया ना। यही पूछा गया था, नहीं है, तो आंसर आपका ये अधिकार उनके पास कह सकते ये चीज़ आपका नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो लोकसभा या विधानसभा, हमने बताया कि जो आपके सेंट्रल पे होते हैं अर्थात कह सकते हैं केंद्र में होते हैं, जो कि आपके लोकसभा होते हैं, और राज्यों में क्या होते हैं, विधानसभा, जो कि यहाँ पर दोनों के लिए एक ही आपकी जो समय सीमा है वो आपकी कितनी, तो आपकी 25 वर्ष होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो यहाँ पर 21 वर्ष दिया है, 21 वर्ष ये किसके लिए होता है, तो जो पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो वही आपका जवाब हो जाएगा टूटा फूटा आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कितना, आपका 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो भाई अधिक से अधिक पूछा गया है, याद रखिएगा कि आपके अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 घंटा हो सकती है, ठीक है। कितना हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है। और याद रखिएगा कि शून्यकाल की परिकल्पना, ये कह सकते हैं शून्यकाल शब्दावली जो आपका प्रयोग किया गया था, ये प्रेस के द्वारा प्रयोग किया गया था कब, तो आपके 1962 में, ठीक है, याद रखिए 1962 में आपका प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल क्या होता है भाई, दोनों सदनों में क्या होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद, ठीक है, दोनों सदन होते हैं, इनमें से प्रश्नकाल के ठीक बाद जो समय होता है आपका 12 बजे से 1 बजे, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच आपका जो समय होता है इसे शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका मिल रहा है क्या, तो जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ठीक है,
तो ये जो आपका जवाब है बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला दिया है कि सुबह और दोपहर के सत्र के समय। तो भाई सुबह हम लोग इसको क्या सुबह बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बी वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो आपकी कितनी है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 1 माह। कितना हो जाएगा, तो आपकी लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की जो आपकी सूचना अवधि है वो आपकी 1 माह होती है। ठीक है, 1 माह होती है। जबकि देखा जाए तो सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है, मात्र 7 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं वो आपके कितने हैं, तो यहाँ पर आपका 74 का जवाब कितना हो जाएगा। तो 74 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर 543। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 543 हैं। याद रखिएगा 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, वो जो आपके 2 होते हैं वो आपके मनोनीत होते हैं, लेकिन 543 आपके निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, ये जो प्रक्रिया आपकी है वो आपकी 1971 से, ठीक है याद रखिए 1971 की जनगणना के आधार पर आपकी ली गई थी। ठीक है, निश्चित कर दी गई है कि मैक्सिमम संख्या जो आपकी हो सकती है आपकी कितनी, तो 552 हो सकती है, ये निश्चित कर दिया गया था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और ये कब तक के लिए रखा गया है, 2026 तक। ये जितनी आपकी सीटें हैं 2026 तक यथावत ऐसी आपके रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, अधिकतम संख्या क्या है या अधिकतम ताकत क्या है। ठीक है, तो अभी हमने बताया अधिकतम क्या हो सकती है। तो आपके यहाँ पर देखो दिया गया है लोकसभा, और लोकसभा में आपकी कितनी, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर 75 का हो जाएगा आपका सी नंबर 552 हो सकती है। इनमें से क्या होता है 530 कहाँ से होते हैं, 530 आपके जो सदस्य होते हैं वो आपके राज्यों से होते हैं। ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र से, और आपके जो 20 होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, तो आपके संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित आपके होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो याद रखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST इनके लिए जो आपकी कह सकते हैं ये आपकी हैं, वो आपकी हैं ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 131। याद रखिए कितनी आपकी है, तो 131 हैं, जिनमें से कह सकते हैं कि 84 सीटें। ठीक है, इसमें से 84 सीटें जो आपकी हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, और जो आपकी 47 सीट बची ये आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका 330 है, ठीक है अनुच्छेद 330 है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कभी पूछ ले कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षणों का जो प्रावधान है आरक्षण वो आपके किस में, तो आपका आर्टिकल 330 है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। बिल्कुल छोटा मोटा प्रश्न है और हमेशा से पूछा जाता है। कोई भी प्रश्न आपका सरल हो लेकिन होता तो आपका बराबरी का होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर कितना होता है भाई, तो आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी तो किया जा सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, तो याद रखिए ये आपके कौन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर जीवी मौलंकर अयंगर। ठीक है, कौन आपके हैं, जीवी मौलंकर अयंगर, अर्थात इन्हें बोलते हैं गणेश वासुदेव मौलंकर। ठीक है ना, ये आपके 52 से 56, ठीक है 1952 से लेके ये 1956 तक आपके कह सकते हैं रहे थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो आपके ओम बिरला। ठीक है, कौन आपके ओम बिरला है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए कि जो अगले प्रश्न को आते हैं, चलो आगे पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ये क्वेश्चन आपका है। तो याद रखिए कि यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा का जो कुल कार्यकाल देखा जाए सर्वाधिक ये आपका रहा है वो किसका, तो 79 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, किसका भाई, तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का है। ये आपके कह सकते हैं 1980, कब से, तो आपके 22 जनवरी 1980 से लेके 15 जनवरी 1985 तक। ठीक है, 15 जनवरी
15 जनवरी 1985 तक कह सकते हैं ये आपके कार्यकाल रहे हैं। और इसके बाद देखा जाए तो 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये मतलब इनका कार्यकाल देखा जाए तो लगातार 2 बार आपका पूर्णावधि के लिए बना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, एकमात्र ऐसे ही अध्यक्ष हैं जो लगातार आपके बने हैं। और अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है आपका। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर कितने संसद आप लोग देखते हैं, यहाँ पर संसदीय क्षेत्र जो आपके हैं वो आपके 80 हैं। याद रखिए, लोक संसद जो आपका लोकसभा संसद का जो है इसमें से आपके कितने, तो आपका 80 आपके सीटों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, लोकसभा की सदस्य संख्या आपकी कितनी है टोटल, 545 है ना, 545 है, जिनमें से उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें होती हैं, तो आपकी 80 होती हैं ना। ये आपसे पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि संसद में गुजरात राज्य की सीटें आपकी कितनी आवंटित है। देख लीजिए भाई, संसद में जो गुजरात की सीटें होती है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश की 80 थी, गुजरात की याद रखिए 26 हैं। ठीक है, गुजरात में कितनी सीटें आपकी हैं, तो 26 सीटें आपकी हैं जो कि आपकी लोकसभा में आपकी निश्चित की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं राज्यसभा में गुजरात से सीटें अगर पूछे, गुजरात में अगर पूछे कि राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, तो आपकी 11 सीटें हैं जो कि आपकी राज्यसभा से आपकी हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में आपकी 31 सीटें होती हैं, ठीक है ना, राज्यसभा से, वैसे आपके गुजरात में राज्यसभा से आपकी 11 सीटें हैं। क्लियर हो गया। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 37 सीटें हैं जो कि आपके गुजरात में है। गुजरात से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस कारण से हमने यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, अगर किसी पर अविश्वास प्रस्ताव या कह सकते हैं उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो इसके लिए न्यूनतम जो सांसद के समर्थन की जो आवश्यकता होती है वो आपकी कितनी होती है। तो न्यूनतम की बात किया है तो न्यूनतम आपके 50, ठीक है, 50 आपके कह सकते हैं कि सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 50। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सांसद निधि की वर्तमान राशि आपकी कितनी है। तो वर्तमान राशि जो आपकी भाई वो कितनी है, तो आपकी 5 करोड़। ठीक है, कितनी भाई, 5 करोड़ है। याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि आपकी दी जाती है। ठीक है, एक कह सकते हैं एक विभाग है, उसका नाम जो होता है वो आपको होता है कह सकते हैं MPLADS, मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसके तहत इनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और सामान्य भाषा में देखा जाए तो लोग इसे MP फंड बोलते हैं, इसे MP फंड के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कि आगे आया है संघीय कार्यपालिका से। तो यहाँ पर पॉइंट आपका दिया है संघीय कार्यपालिका से क्वेश्चन आ गए हैं। देखो क्रम से हम बिल्कुल करा रहे हैं। ठीक है, क्रम से बिल्कुल करा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो याद रखिए कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, लोकसभा की जो आपकी कह सकते हैं संख्या है उसकी कुल 15% आपकी यहाँ पर हो सकती है, जिनमें देखा जाए तो लगभग आपकी जो संख्या आती है वो आपकी 40 आ जाती है। ठीक है, टोटल निकालेंगे तो लगभग 40 संख्या आपकी हो जाती है इन दोनों सदनों को मिलाने से। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा आपसे कि संविधान ICC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि इनकी जो कार्यकाल होता है वो मतलब कह सकते हैं 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उम्र भी इनकी ज़रूरी होती है कि अगर ये कह सकते हैं कि आपके ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर कि 65 वर्ष के अगर हो जाते हैं तो ये आपके हट जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके 6 वर्ष के लिए हों। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा है जिन्होंने संसद में घोषणा की कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था।
ये जो हुआ तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वीपी सिंह। ठीक है, आपके कौन है, आपकी वीपी सिंह मतलब आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह है जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि इन पर कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे। ठीक है ना, और इन्हीं के कार्यकाल में घोषणा की गई थी कि वो संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध आपके शुरू हो गए थे। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1966 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। तो देखो समय आपको दे दिया गया है आपका 1996। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो आपकी अवधि थी वो अवधि आपकी थी 2 हफ्ते थी मात्र। याद रखिए कितने थी आपकी, तो 2 हफ्ते थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, पॉइंट कह रहा आपसे निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। उप प्रधानमंत्री के रूप में पूछा गया है, तो याद रखिए उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार जो नहीं संभाला है वो आपके हैं वीपी सिंह। याद रखिए कौन आपके हैं, तो वीपी सिंह है जो कि स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद की कभी भी सुशोभित नहीं किया है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, वित्त आयोग और आपका दिया गया है प्रधानमंत्री और आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो याद रखिए संसद के जो आपके खर्च होते हैं वो आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा आपके नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे रट लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी कौन होता है, तो याद रखिए ये आपके कौन होते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात आपके महान्यायाधीश होते हैं जो कि भारत के प्रथम वित्त अधिकारी होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार का मुख्य वित्त अधिकारी कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है महान्यायवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है तो वो आपके कितने बना सकता है, ये क्वेश्चन अब बहुत आईएमपी है। तो याद रखिएगा ये बना रह सकता है आपके 4 वर्ष या आपको कह सकते हैं 65 वर्ष। याद रखिएगा पॉलिटी में आपको क्वेश्चन कितने भी मिलेंगे, हमेशा आपको 5 65 6 65 मिलता है, लेकिन जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो अपने पद पर आपके 4 वर्ष या आपको कह सकते हैं 65 वर्ष आपका रह सकता है। ठीक है ना, मतलब जिसे बोलते हैं चेयरपर्सनल, चेयरपर्सन। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिमंडल परिषद से आपके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र में जो आपकी दी गई थी वो आपकी राष्ट्रपति को दी गई थी, ये जो आपके है कह सकते हैं राज्यों में है। ठीक है ना, और ये जो आपका है किसको, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके किसको, तो आपके विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अर्थात हर एक राज्यपाल होते हैं, तो हर एक को आपका है जो कि आर्टिकल आपको दे दिया है 161 के तहत। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारित कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो याद रखिएगा कितने दिनों का होता है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा 5 वर्ष को होता है। ठीक है, 5 वर्ष को होता है। ये कह सकते हैं जो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल हो अपने पद की जो तारीख से देखा जाए जिस दिन वो ग्रहण करता है वो 5 वर्ष की आपकी होती है। क्लियर हो गया। और याद रखिए राज्यपाल होता है वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सिंपल सा जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपकी सरोजिनी नायडू है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल आपकी बनी थी। ठीक है ना, इनका जन्म आपके हैदराबाद में हुआ था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इन्हें सरोजिनी नायडू अर्थात कह सकते हैं भारत की कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है। तो भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, या आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रहेगा। और जो भाग आपका 6 है, ठीक है, कौन सा भाग, तो भाग आपके 6 में, क्योंकि कभी कभी भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 6 में जो आपके 153 से लेकर 167 तक आपके हैं वो राज्यपाल से संबंधित आपके वर्णन है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो देखिए अभियोग दिया है, ठीक है, विरुद्ध अभियोग अर्थात जिसे बोलते हैं महाभियोग।
तो यहाँ पर अभियोग शब्द देखो, महाभियोग नहीं बोला गया, अभियोग बोला गया है, क्योंकि महाभियोग शब्द केवल सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग करते हैं। अदर जो होते हैं उन पर कह सकते हैं कि उन्हें कह सकते हैं अतिक्रमण के आधार पर इन्हें हटाने के हिसाब से होता है, ठीक है। कदाचित बोल देते हैं, कदाचित, है ना, मतलब उन्हें अयोग्यता के आधार पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अभियोग चलाने का प्रावधान जो आपका नहीं है वो आपके किसका, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो आपके राज्य के राज्यपाल है। इन पर कह सकते हैं किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं लगती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा पारित करने के बाद इनको नहीं हटाते हैं। मतलब कह सकते हैं सिंपल सी बात, ये हटा सकते हैं तो आपके राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इनका लोकसभा और राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अदर जितने भी हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, भारत के उपराष्ट्रपति हो, ये संसद के द्वारा ही प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। इस कारण से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। तो कह रहा है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। अगला है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधान सभा के लिए 2 सदस्यों को करता है, तो ये भी आपकी गलत है, क्योंकि वो एक को ही करता है, ठीक है, एक को करता है ना। कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सत्रावसान मतलब होता है भंग करने की, ठीक है, सत्रावसान मतलब होता है भंग करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कर सकता है, ये यहाँ पर दिया गया है आपका विधानसभा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे यूपी जी के हो या आपके कह सकते हैं आपके हिंदी हो।